नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के सामने वर्ण विचार की 6ठी क्लास लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग 5वीं क्लास जो है 5 तक जो क्लास है वर्ण विचार का हमने देखा है। उसमें हमने स्वर का वर्गीकरण किया, व्यंजन का वर्गीकरण किया और अब इसके बाद एक वर्गीकरण जो व्यंजन का बच जाता है उसको आज करेंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो हेडिंग है उसको देखेंगे और तब तक आप लोग यह समझने का प्रयास कर लीजिए कि जो व्याकरण है, व्याकरण बहुत कठिन नहीं है, यह बहुत नॉर्मल टॉपिक होता है। रिलैक्स होकर आप लोगों को सावधानी पूर्वक इसको बस समझना है और इसको टॉपिक को समझने के साथ साथ इसको नोट बनाना है और दो से 4 बार रिवीजन करना है। और हम उम्मीद करते हैं फिर ये आपको टॉपिक बेहद ही अच्छे तरीके से आ जाएगी। एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब एक जो रस्सी होती है, कोमल रस्सी होती है, वह अपने अभ्यास से करते करते एक जो सिल होता है, कठोर होता है, पत्थर होता है, उस पर एक निशान बना देता है। उसी प्रकार अगर हम लोग इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो उम्मीद करता हूँ वह टॉपिक आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से, वह स्थायी रूप से याद हो जाएगा। इसीलिए आप लोग उस किसी भी टॉपिक को बार बार अभ्यास करिए। जो टॉपिक नहीं आ रहा है वह बार बार अभ्यास करिए। एक समय ऐसा आएगा कि वह टॉपिक सबसे ज़्यादा सरल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम जो क्या नाम है व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे और एक ही वर्गीकरण बचा है, इसको हम देख लेते हैं। और यह वर्गीकरण हमारा जो होने वाला है खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन के भेद। और यह जो भेद होगा यह 2 प्रकार का होगा। कौन कौन से होगा? पहला जो हमारा होने वाला है यह होगा बिना खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई के व्यंजन। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो बिना खड़ी पाई के होते हैं। खड़ी पाई से मतलब को अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पर एक खड़ी पाई का वर्ण आना चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो वह बिना खड़ी पाई का व्यंजन होता है। और पूरे व्यंजन में 7 ऐसे वर्ण हैं जो बिना खड़ी पाई के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी होती है आप लोग बताएंगे। 7 इनकी संख्या वर्ण कौन कौन से होते हैं यह देखेंगे। वर्ण होता है अंग, च, छ, ट, ठ, ड, ढ और 7 नहीं सर होंगे, 8 होते हैं। 1, 2, ट, थ, ड, ढ और उसके बाद होता है द, उसके बाद होता है द। आप लोग नोट करिए ये संख्या कितनी हो जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह 8 ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना खड़ी पाई के आधार से लिखे जाते हैं। इसीलिए इनको हम बिना खड़ी पाई का व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप लोग बताइएगा। 8 यही जो वर्ण दिखाई आपको दे रहे हैं, यही वर्ण ऐसे हैं जो बिना खड़ी पाई के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे कुल कितने, अब दूसरी हमारी जो हेडिंग होने वाली है वह हेडिंग होने वाली है खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन। आप लोग देखेंगे कि जो व्यंजन बच जाते हैं उनको हम इनके अंतर्गत रख देते हैं। तो इनके अंतर्गत जो बच जाते हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है? 25 प्लस 8 अगर देखेंगे तो कुछ संख्या जो होती है 33। यानी जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। और आप ये जो 8 ऐसे वर्ण हैं जो बिना खड़ी पाई के आधार पे लिखे जाते हैं और जो बचते हैं वह खड़ी पाई के आधार से लिखे जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 25। कौन कौन से हैं, इनको हटा देने के बाद जो वर्ण बचेगा वह इसके अंतर्गत आएगा। यह हमारा जो है व्यंजन का आज हम वर्गीकरण खत्म करते हैं।
अब उसके बाद एक हमारी दूसरी हेडिंग होने वाली है, और यह हेडिंग बहुत ही अच्छी होगी, और ये एग्जाम में प्रश्न में यहाँ से ज़्यादा संभावना या तो होता है यहाँ से प्रश्न पूछने का। तो आप लोग सावधानी पूर्वक इसको समझिए। और यह टॉपिक थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन नॉर्मल भी है, इसीलिए आप बस रिलैक्स होके आराम से पढ़िए, कोई टेंशन मत पालिए, और इसको 2-3 बार आप देख लीजिए तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको समझ जाएंगे। तो हमारा एक दूसरी हेडिंग होने वाली है, वह हेडिंग होने वाली है संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर हम देख लेते हैं क्या होते हैं, तब उसके बाद हम कुछ समझाते हैं। जैसे कि दो व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में 4 ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। तो आप लोग देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 4। कितनी होती हैं? 4। अब कौन कौन सी होती हैं, तो वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग बताइएगा छत्र, ज्ञ और जो श्री वाला होता है स्रा। यह जो वर्ण होते हैं 4, यह संयुक्ताक्षर होते हैं। यह 2 वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो वर्ण होता है यह का प्लस सा, यहाँ एक हलंत होता है, इस आधा क होता है और स पूरा होता है कि योग से मिलकर हमारा छत्री क्या नाम है? छत्र बनता है। उसके बाद जो होता है ता प्लस रा, और उसके बाद जा प्लस न्या, उसके बाद श प्लस रा। इन जो होते हैं जैसे कि छत्र जो होता है क प्लस स के योग से मिलकर यह बनता है। त्र जो होता है ता प्लस र के योग से मिलकर बनता है। ज प्लस होता है ज हलंत होता है इया के योग से मिलकर बनता है। स प्लस रा के योग से बनता है। आप लोग इसको सावधानी से ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर जो यह हलंत होता है यहाँ पर ना लगकर यहाँ हो जाता है, या तो यहाँ हो जाता है, या तो दोनों में नहीं होता है। लेकिन जो इसका जो मानक होता है, ये जो होता है ये हलंत इसके अगर नीचे नहीं लगता है तो वह गलत होता है। इसीलिए इस सब हर किसी वर्ण के नीचे हलंत रहेगा, और इन्हीं के योग से यह छत्री वाला जो होता है छत्रा ज्ञात्रा, ये चारों जो वर्ण होते हैं ये संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और इसको ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कई बार टेट, सुपर टेट, क्या नाम है, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी तक प्रश्न पूछता है कि जो होता है ज्ञान किन 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 वर्णों के योग से मिलकर बनता है। तो आप बताएंगे ज हलंत होता है प्लस इया के योग से मिलकर बनता है। अब एक प्रश्न और बनता है, केवीएस में बना था यहीं से, आप लोग सावधानी से समझिए और उसको नोट करने का प्रयास करिए और देखिए, पहले समझने का प्रयास करिए। और हमारी जो संयुक्ताक्षर का एक हेडिंग आता है, मतलब एक प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न होता है व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से संयुक्ताक्षर व्याकरण की दृष्टि से संयुक्ताक्षर वर्णों का क्रमानुसार
बताइए। अब आप लोग को एक ध्यान में, आप लोगों को ध्यान में रहेगा इसका जो क्या नाम है, छत्र, त्र, ज्ञ और स्रा होता है, लेकिन ये गलत होता है। यह व्याकरणिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह नहीं होता है। अतः होता क्या है, तो इसको देखने से पहले हम पहले जो वर्गीय व्यंजन होता है उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं जैसे कि का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, जो व्याकरणिक के दृष्टि से संयुक्ताक्षर वर्णों का जो क्रमानुसार होता है उसको हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि जो छत्र होता है वह क प्लस इया के योग से मिलकर बनता है, और जो छत्रा होता है वह ता प्लस रा के योग से मिलकर बनता है। फिर ज्ञा जो होता है जा प्लस इया के योग से मिलकर बनेगा, और स्रा जो होता है शा प्लस रा के योग से मिलकर बनता है। तो अगर हम ये इसको संयुक्ताक्षर जो ये वर्ण होते हैं इनका जो व्याकरणिक दृष्टि से अगर क्रमानुसार देखते हैं, जो छत्र होता है का से मिलकर बनता है, मतलब ये होता है यहाँ आएगा छत्र, और जो त्रा होता है यह ता कहाँ है, ता के बाद आएगा। उसके बाद ज्ञा जो होता है जा के बाद आता है, और जो स्रा होता है बड़ा सा, जब हम ऊष्म व्यंजन लिखते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बड़ा सा, कटी सा, छोटा सा, हाँ, तो यह जो होता है यह इसके बाद आएगा, यह स्रा। अब हम इसको देखते हैं। अब इसका अगर हम क्रम लिखते हैं तो हमारे सामने क्रम तैयार होता है छत, ज्ञ, त्रा और स्रा। यह हमारा जो व्याकरणिक दृष्टि से यह वर्ण तैयार होता, और यही होता है सही। केबीएस में एक बार प्रश्न बना था कि जो इसका जो क्रमानुसार क्या होगा, तो ये होगा छत्र ज्ञान, छत ज्ञा त्रा और स्रा। यह इसका व्याकरणिक ज्ञान होता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आप लोग थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि सर आज तक हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो आज हम आप कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं, केवीएस में कई बार ये प्रश्न बना है कि ये मतलब छत किस वर्ण के बाद आता है या छत्र के पहले कौन सा वर्ण आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ज्ञा है, ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो आप लोग बताइएगा जा, इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो झा। और वही हाल यहाँ पर होता है, इसके पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो आप लोग बताइएगा का, और इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो आप लोग बताइएगा खा। वही स्थान यहाँ हो जाता। त्रा के पहले कौन सा वर्ण आएगा व्याकरण की दृष्टि से, तो आप लोग बताइएगा त्रा के पहले ता आएगा और उसके बाद था आएगा। और यही हाल यहाँ है, स्रा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो आप लोग बताइएगा बड़ा सा, और इसके बाद कौन सा वर्ण आता है, तो आप लोग बताइएगा खटी सा। यह व्याकरणिक दृष्टि से ये प्रश्न मैंने देखा, केबीएस में प्रश्न बना था और एलटी में भी प्रश्न बना है, तो आप लोग इसको सावधानीपूर्वक जरूर याद कर लीजिएगा। एक दो आपको मैं किताब दिखा दूं, तो उस किताब में ये प्रश्न बना है, किताब ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ से बना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये फिगर जरूर बनाइएगा, ये चित्र जरूर बनाइएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आने वाला है। अब हम आगे देखते हैं कि इस क्या नाम है, आगत व्यंजन। हमारा अब हेडिंग होने वाला है आगत व्यंजन।
आगत व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो अन्य किसी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। तो इसकी एक बार परिभाषा है, और परिभाषा क्या है देख लेते हैं। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? वैसे ऐसे व्यंजन वर्ण जो किसी अन्य भाषा से आके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। इन देखिए क, ख, ग, फ और ज। यह जो व्यंजन होते हैं, यह 5 व्यंजन होते हैं, यह आगत व्यंजन होते हैं। यह जो होता है यह फारसी से आए हैं और हिंदी में इनका प्रयोग किया जा रहा है। यह जो 5 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यह आगत हिंदी में आए हुए एक आगत वर्ण है, आगत व्यंजन है। इनकी संख्या 5 होती है। 21 भाषा से हैं, आप लोग बताइएगा फारसी भाषा से। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं यह आगत व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या आगत कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 5। लेकिन अगर पूछे कि आगत ध्वनियाँ कितनी होती हैं तो आप लोग बताइएगा 6। अब देखते हैं कैसे आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ कुल कितनी होती हैं? 6। 5 तो यह होते हैं, 5 प्लस जो एक अंग्रेजी वाला जो वर्ण होता है ये हमारा जो होता है 6 ऐसे वर्ण हैं जिसे हम आगत ध्वनियाँ के नाम से जानते हैं। और यही एक प्रश्न और बनता है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजनों की संख्या आप बताइएगा 5। कौन कौन से 5 हैं तो अब ये आपके सामने है, यही 5 है। इसी को हम आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है। अब एक हेडिंग है तो उसको हम या तो कहिए फिगर बना के समझा दें, या तो पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद फिगर बना के समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है उच्चारण स्थान। एक बार हम पूरे वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सा वर्ण आता है, कैसे इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, इसको समझने का करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा होती है कोई भी चलिए हम आपको उच्चारण स्थान जो है परिभाषा ना लिखा के हम सीधे इसका एक चित्र बना लेते हैं, और यह चित्र आप लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बस आप लोग समझने का प्रयास करिए। पहले हम आप लोगों को समझाए हैं, यह जो हमारी उंगली है कंठ, क्रमानुसार हमने पहले कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इसके और इसके मिलने से कंठ तालु हो जाता है, और इसके कंठ और ओष्ठ के मिलने से कंठोष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग याद करिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसी क्रमानुसार हम पहले लिख लेते हैं। पहला जो हमारा होने वाला है कंठ, तालु को तालव्य, कंठ, तालु, मूर्धा जैसे मूर्धन्य, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओठ, दंत, ओट्स, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ जिसे कहते हैं, कंठोष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ। यह हमारा क्रमानुसार हम इसको नोट कर लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जैसे है उसको हम उसी क्रम के देखते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और यह 8वां। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसका क्रम टूटे ना। अगर टूटेगा तो यह बहुत खराब जाएगा।
और खराब जाएगा तो आपका जो प्रश्न होगा वो गलत होगा। इसीलिए आप लोग इसका जो है क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और यह जो दोनों मिलेगा तो कंठ तालव्य होगा, कंठ तालव्य होगा। जब कंठ और ओष्ठ मिलेगा कंठोष्ठ होगा, और ये जो मिलेगा दंत और ओष्ठ, ये दंतोष्ठ होगा। अब देखते हैं, तो हम अभी देखे थे जो का वर्ण कंठ होता है, इसमें का वर्ग का पूरा वर्ण आता है, का वर्ग, इसमें चा वर्ग, इसमें टा वर्ग, इसमें ता वर्ग, इसमें जो होता है पा वर्ग। पा वर्ग कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि पा, फा, बा, भा, मा सभी ऐसे वर्ण होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। और वर्ग कहने से मतलब है पांचों का समूह का बोध हो जाता है, पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि पा कहने से यह जो है समूह का बोध हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, अब जैसे हम लिख रहे हैं आप पहले इसको नोट कर लीजिए, या, रा, ला, और वा का जो उच्चारण स्थान होता है यह दंतोष्ठ से होता है, इसीलिए हम सिर्फ वा को यहाँ लिख लेते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जिसे हम बड़ा सा कहते हैं, खट्टी सा, छोटा सा, और ये हा, ठीक है। अब उसके बाद जो स्वर होते हैं उसको देखते हैं। स्वर जो होते हैं उनको देखने का तो हम पहले लिखते हैं बड़ा, छोटा या, बड़ा या, छोटी ई, बड़ी ई, फिर उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री, फिर संस्कृत का जो होता है रे, इसको देख लेते हैं। और अभी जो हम देखे हैं आ प्लस ई से मिलकर कौन सा वर्ण तैयार होता है, तो आप लोग बताएंगे आ प्लस ई से मिलकर ये तैयार होता है, यानी कि आ प्लस कंठ और तालु से मिलकर क्या होता है, कंठ और तालु से कौन सा वर्ण होता है, आ प्लस ई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए आई। अब देखिए उसके बाद आ प्लस ऊ से मिलकर कौन सा वर्ण तैयार होगा, तो आप बताएंगे ओ। तो आप लोग जो इसमें आएगा ओ और ये जो वर्ण होते हैं यह आप लोग क्रमानुसार इसको नोट करिए। सॉरी, यह जो होता है यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब आप इसको नोट करिए और पहले समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये बनता है ऐसे फिगर। अब ध्यान दीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब जो वर्ण जिस वर्ण के सामने आ रहा उसका उच्चारण स्थान वही होगा। अगर पूछे कि छोटी ई या बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा तालव्य। और छोटा या बड़ा स्थान का क्या होता है, कंठ होता है। री का स्थान क्या होता है, दंत होता है। और मूर्धा का स्थान, री का स्थान जो होता है मूर्धा होता है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या आप बताएंगे ओट्स होता है। और ए और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। और कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ और ओ। वा का जो उच्चारण स्थान होता है यह दंत होता है, दंतोष्ठ होता है। आप लोग इसको इस फिगर को बना लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिएगा। और जो वर्ण जिसके सामने आ रहा वही उसका उच्चारण स्थान होता है। 3 से 4 बार आप इस फिगर को बनाएंगे तो बेहद अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जो उच्चारण स्थान होगा यहीं से सब प्रश्न बनते हैं और आपको याद रहेंगे। बस आप 3 से 4 बार इसको रफ कार पे कर लीजिएगा और बेहद ही अच्छे तरीके से करिएगा। और एक समय आएगा कि आपका पूरा वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा। और एक प्रश्न हमारा अभी और बनता है, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद आज जो वर्ण विचार का जो टॉपिक होता है वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब एक होने वाला जो है इसी में आता है संपृक्त ध्वनियाँ और संयुक्त ध्वनियाँ। और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा वर्ण विचार का। और कुछ विशेष बातें हैं उसको हम 2-3 विशेष बातें हैं वर्ण विचार का, उसको नोट कर लेंगे। और फिर आप लोगों को
एक नए टॉपिक के साथ कल से एक नई क्लास लेकर आएंगे। और हमारा जो कुछ है, एक और हेडिंग है, इसको नोट कर लेते हैं। हमारी एक हेडिंग है संपृक्त ध्वनियाँ। संपृक्त ध्वनियाँ को समझने से पहले हम इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे संबल। यह जो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ श और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनियाँ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। अब आप लोग नोट करिएगा। संपृक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? एक ध्वनि जब दो व्यंजन, आप लोग देखिएगा कौन सा पहला और ये दूसरा। जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, हो जाए, वह तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। संबल में जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें माँ जो संयुक्त हो जाती है, इसीलिए हम क्या नाम है, इसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। अब ये प्रश्न एक बार प्रश्न पूछा था कि ये जो ऐसे प्रश्न पूछा कि संबल में कौन सा ध्वनियाँ इसका क्या नाम है, तो एक ऑप्शन में दिया था संपृक्त ध्वनियाँ, फिर उसके बाद युग्मक, फिर द्वितीय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें संपृक्त ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा एक हेडिंग और बचता है, उसको देख लेते हैं। और हमारा जो व्याकरणीय वर्ण विचार का और कुछ 2-3 विशेषता होती है उसको देख लेंगे और आज हमारी टॉपिक खत्म हो जाएगा वर्ण विचार का। उसके बाद युग्मक ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ को ही हम द्वितीय ध्वनियाँ या क्या नाम है, संयोग ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा जो होती है उसको नोट करते हैं और फिर समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसकी जो परिभाषा होने वाली है, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। अब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वहाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे दिल्ली, यहाँ पर एक ही ध्वनियाँ होती हैं, इसका डबल हो गया है, इसीलिए हम इसे द्वित्व ध्वनियाँ या युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं गप। ये भी देखिए
एक ही ध्वनियाँ होती हैं, इसका द्वित्व हो गया, दोबारा 2 बार हो गया, इसीलिए हम इसे युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व ध्वनियाँ कहते हैं। अब कहीं कहीं पर यह जो ध्वनियाँ होती हैं शब्दों के मध्य में देखी जाती हैं और कहीं कहीं पर यह क्या नाम शब्दों के अंत में देखी जाती हैं। तो आप लोग अब ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे दिल्ली में कौन सी ध्वनियाँ आएगी, तो आप लोगों के सामने अगर युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व ध्वनियाँ या संयोग ध्वनियाँ नज़र आती हैं, आप लोग उस विकल्पों को क्लिक करिएगा और आपका जो प्रश्न होता है एक आपके खाते में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो क्या नाम है वर्ण विचार का टॉपिक था यह ख़त्म होता है। इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, आप लोग उसको समझ लीजिए। और ये विशेष बातें केबीएस, टीजीटी और एलटी में प्रश्न बना था, इसीलिए हम इसको अलग से नोट करके लेकर आए हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न बनता है आप लोग नोट करिएगा। जैसे प्रश्न एक बार बना था, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वह वर्ण होता है। आज अच्छा नोट कर लेते हैं और यह आप लोग भी नोट करिएगा। विशेष तत्व, विशेष तथ्य। पहला, स्वर और स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। यह प्रश्न पूछा था केवीएस प्रवक्ता में, कि पूछा था कि स्वर और व्यंजन का जो संयुक्त रूप बनेगा उसको क्या कहेंगे? तो आप लोग बताएंगे वर्ण। ठीक है, यह केवीएस में प्रश्न बना था और इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। और जो दूसरी हमारी विशेषता होती है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वरिम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वरिम कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक बार ये भी केबीएस या टीजीटी या पीजीटी में प्रश्न बना था कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे भी कोई भी ध्वनियाँ होती हैं जब उनका संयोग होने लगता है तो उसके संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वरिम कहते हैं। यह प्रश्न बना था केबीएस में भी। और उसके बाद आगे देखते हैं, हमारा जो तीसरा विशेषता है, मात्रा स्वर को समरूप। इंग्लिश में इसे हम ग्रेफिम कहते हैं। अब जो मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। जो मात्रा स्वर होता है, मात्रा स्वर को हम क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं। और उसके बाद दो विशेषता और है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक जो हमारा है ख़त्म होता है। और हमारी जो चौथी विशेषता होने वाली है वह है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक
व्यवहारिक और अनुशासित रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। इसको हम पद कहते हैं। केवीएस मतलब कि जो बनता है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का जो व्यवहारिक और अनुशासन रूप क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, अब एक विशेषता और बचती है, उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होता है। पांचवा विशेषता है वर्णों में संधि हो जाए, वर्णों में संधि हो जाए तो नई ध्वनि बनती है। अब आप लोग देखिएगा, वर्णों में अगर संधि हो जाए तो कौन सी ध्वनि बनती है, तो आप लोग बताइएगा नई ध्वनि बनती है। ये भी केवीएस में पूछा था, ये भी केवीएस में प्रश्न पूछा था कि क्या नाम है, अगर वर्णों में संधि हो जाए तो कौन सी ध्वनि का निर्माण होगा, तो आप लोग बताइएगा नई ध्वनि का निर्माण होता है। और वर्णों में, और उसके बाद और देखिए, अर्थ को व्यक्त करने वाली जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताइएगा शब्द। अर्थ को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताइएगा शब्द। इस प्रकार से हमारा वर्ण विचार का जो टॉपिक है खत्म होता है। और आप लोग छः क्लास मैंने वर्ण विचार पे लेकर आए हैं, आप इसको पढ़िएगा और इसको समझिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, और फिर इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं इसको आप सॉल्व करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर 50 प्रश्न बनता है तो 50 में आप 50 करने की क्षमता रखते हैं। बस आप अगर मेहनत से उसको पढ़े होंगे और उसको समझे होंगे। इस प्रकार से हमारा वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होता है, और हम अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेकर और विस्तार से डीपली क्लास लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते दोस्तों।